स्टूडेंट, मैं विक्रांत पुंडीर आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि आज की क्लास को स्टार्ट किया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट क्लास स्टूडेंट आज आपकी रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन क्या करने वाले हैं, क्या टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो in today's class we will discuss the very important topic of modern history। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैं बोलूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस हम लोग कर चुके थे और ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्लास यानी कि लेक्चर 1 एक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, वो टॉपिक है आपकी यूरोपियन एडवेंट। ठीक है, द टॉपिक इज यूरोपियन एडवेंट की किस प्रकार यूरोपियों ने भारत पर हमला करा। ये टॉपिक हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं। और हम लोग यूरोपियन एडवेंट में क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले तो हम लोगों ने कि पोर्चुगीज किस प्रकार पोर्चुगीज इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया में अटैक किया था, ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक क्लास में। तो अब जो क्लास में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आगे जो जो कंपनीज हमारी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ पर कौन आए, डेनमार्क, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर उसके बाद हमारे इंडिया में कौन आए, डेनमार्क वाले यहाँ पर इंडिया में आए, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में जो कंपनी इंडिया में अंदर आई, इंडिया में, वो थे फ्रांसीसी या फिर फ्रांस ईस्ट कंपनी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कंप्लीट आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास विद अ हेल्दी डिस्कशन। सो आज की क्लास को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है विक्रांत पुनीर, मैंने अकेडमी प्लस साथ साथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट डिफरेंस एग्जाम पर कंप्लीट जनरल स्टडीज पढ़ाता हूँ। 4 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस, 10,000 प्लस स्टूडेंट को मेंटोर कर चुका हूँ, 1500 प्लस बच्चे अब तक सिलेक्शन ले चुके हैं, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं यूट्यूब पर लाइव आते हैं तो आप लोग लाइव मुझे देख सकते हैं जहां पर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस में आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग यूरोपियन एडवेंट्स पूरा का पूरा किस प्रकार यूरोपियों ने भारत पर हमला करा, ये डिस्कशन करेंगे। और यूरोपियन एडवेंट्स की इस टॉपिक में आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डचेस और साथ साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद डेनमार्क वालों ने इंडिया में किस प्रकार आक्रमण हमला किया और किस प्रकार वह एस्टेब्लिश हुए, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे वो है हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, किस प्रकार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश हुई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विद अ हेल्दी डिस्कशन विद अ हेल्दी टॉपिक। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिए ऐप को और अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए सीडीएस, एफकेट और सीपी। और इस सर्च ऑप्शन में जाकर आप सर्च कर सकते हैं विक्रांत सिंह पुनीर, जहां पर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइडेड कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस, जहां पर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइडेड कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस जो होंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देख सकते हो और उनका लुत्फ उठा सकते हो। फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए हम लोग बात करते हैं 12 PM पर डेली फ्री स्पेशल क्लासेस हो रही है, आप इनको करिए और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट। तो चलिए उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स, यदि मैं बात करता हूं ऑलरेडी पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स लॉन्च हो चुका है अनअकैडमी प्लस पे, जिसकी टाइमिंग है 9 AM इन द मॉर्निंग। और 9 AM मॉर्निंग यहाँ पर हमारा जो कोर्स चल रहा है वो चल रहा है लक्ष्य बैच कोर्स ऑन फाउंडेशन कोर्स ऑन बायोलॉजी। लक्ष्य बैच फाउंडेशन कोर्स ऑन बायोलॉजी करके कोर्स चल रहा है, आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। यदि मैं बात करता हूँ 12 महीने, 24 महीने, 6 महीने, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, जिसकी फीस एज रिस्पेक्टिव 7,200, 8,800 और 12,800 आपको दिखाई देगी। लेकिन जैसे आप मेरा रेफरल कोड वीकेपी लाइव यूज करेंगे इन कैपिटल लेटर्स, आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा जो भी आपकी रिस्पेक्टिव फीस होगी उसके ऊपर। और आपकी फीस हो जाएगी 6,480, 7,920 एंड 11,520।
तो आपको रेफरल कोड यूज करना है वीकेप लाइव और इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा जो भी आपके रेस्पेक्टिव। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके लिए 6 महीने 12 महीने 24 महीने के पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ईएमआई के थ्रू भी सब्सक्रिप्शन कोर्स ले सकते हैं जहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हैं आप, बस एक सिंपल सा क्रेडिट कार्ड यूज करिए और अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की यदि हम लोग बात करते हैं तो आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सब्सक्रिप्शन पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट इंग्लिश और कंप्लीट मैथ तो पढ़ पाएंगे। साथ साथ में इसी सब्सक्रिप्शन पर आप एसएसबी बोर्ड की प्रिपरेशन और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की कोई भी नीड नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक बार सब्सक्रिप्शन लेंगे जीएस पढ़ पाएंगे, रीजनिंग पढ़ पाएंगे, इंग्लिश पढ़ पाएंगे और मैथ पढ़ पाएंगे। ये सब फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फटाफट अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। यदि मैं बात करता हूँ एक साल में सीडीएस के आपके 2 एग्जाम आते हैं, एफकेट के 2 एग्जाम आते हैं, सीएपीएफ का 1 एग्जाम आता है। और यदि आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए के भी साल में 2 बार एग्जाम आ गए। तो एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद डिफेंस के आप कम से कम 7-8 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं इन अ सिंगल गो। आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट उठाइए। बस आपको कोड यूज करना है वीकेपी लाइव इन कैपिटल लेटर्स। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टूडेंट, क्या रेडी हैं आज की इस क्लास के लिए? काफी इंपॉर्टेंट क्लास आज आपकी रहने वाली है। आज की इस क्लास में स्टूडेंट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। टुडे इज लेक्चर 2 ऑफ योर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का है आज आपका लेक्चर 2। और इस मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर 2 में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली टॉपिक हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं आज वो है यूरोपियंस एडवेंट्स। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं यूरोपियन एडवेंट। किस प्रकार यूरोपीय देशों ने भारत पर हमला किया और मेनली इनका हमले का जो कारण था, रीजन था, वो था बिजनेस। मेन कारण इनके हमले का था बिजनेस, की यहाँ पर व्यापार करना, बिजनेस करना। लेकिन इन यूरोपियंस ने बिजनेस नहीं, इंडिया के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश किया, खुद को एस्टेब्लिश किया भारत में। और इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया पर डोमिनेंस करनी चाहिए, पूरी की पूरी राज्य हड़पना चाहा, ये इनका मेन रीजन। तो इसी सीरीज में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे किसके बारे में? पुर्तगालियों के बारे में, पोर्चुगीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। अब आज की इस क्लास में हमें जो डिस्कशन करना है वो डिस्कशन करना है डच वासियों के बारे में, डच के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए किस प्रकार डच वासी भारत में आए और उन्होंने पूरा अपना स्थापित किया शासन। बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो डच वासी भारत में आए व्यापार करने के लिए। तो इंडिया में एक कंपनी के थ्रू ये लोग आए। उस कंपनी की यदि हम लोग बात करते हैं, उस कंपनी को कहा जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। आप लोग किस नाम से जानोगे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये लोग भारत में आए और इन्होंने व्यापार स्थापित किया पूरे भारत के अंदर। ठीक है, इन्होंने ये जो डच ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी बनाई, ये कब बनाई? इन्होंने एस्टेब्लिश करी ये डच ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी 20 मार्च 1602 को। 20 मार्च 1602 को एक कंपनी बनी जिस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को एक निकनेम और से जाना जाता है। यदि हम लोग बात करते हैं तो इस कंपनी को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा बच्चे, इसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन टू बी एज यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां पर हुई थी बच्चे? नेदरलैंड में हुई थी। इसको नेदरलैंड भी कहते हैं या फिर आप इसको हॉलैंड भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी नहीं। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 20 मार्च 1602, ये आपको याद रखना। अच्छा, इसी कंपनी की यदि हम लोग बात करते हैं, इसको एक और निकनेम से जाना जाता है जिसको हम लोग वीओसी भी बोलते हैं। टू whom we also called it as VOC। यदि मैं VOC की फुल फॉर्म की बात करता हूं, क्या फुल फॉर्म है? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वेरिंडेज इसकी फुल फॉर्म है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वेरिंडेज, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वेरिंडेज ऑस्टिंडिशे, ऑस्टिंडिश
ठीक है, वेरिंडेज ऑस्टिन डिश कंपनी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बाय विच नेम वी विल नॉन इट एज, हम लोग इसको जानते हैं वेरिंडेज ऑस्टिन डिश कंपनी के नाम से, वीओसी भी कह देते हैं, ये आपको याद है। ठीक है, अच्छा, अब एक पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो पॉइंट आपको नोट बनाकर लिखना है, पेपर पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। फर्स्ट डच, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम लोग यदि बात करते हैं सबसे पहले डच की बात, जो व्यापार करने के लिए इन ईस्ट कंट्रीज वगैरह में आया था, उसका नाम था कार्लेनियस हाउटमैन। उसका नाम था बच्चे कार्नेलियस हाउटमैन, ये आपको याद। कार्नेलियस हाउटमैन नाम का एक व्यक्ति सबसे पहले व्यापार करने के लिए ईस्ट कंट्रीज में आया था, और ये ईस्ट कंट्रीज में जब आया था तो 1596 में ये एक देश में पहुंचा था, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं उस देश का नाम था सुमात्रा। तो ये सुमात्रा देश में पहुंचा था कार्लेनियस हाउटमैन इन 1596 में, ये आपको याद। जब ये डच भारत में आए व्यापार करने के लिए तो इनको 21 साल, बच्चे बिल्कुल देखना, 21 साल का ट्रेडिंग राइट मिला हुआ था। इनको ट्रेडिंग राइट दिया गया था, व्यापार करने का अधिकार दिया था कि आप जाइए और व्यापार करिए। और ट्रेडिंग राइट कितने साल का इनको गिवन था? 21 साल का ट्रेडिंग राइट दिया था। किसने दिया था बच्चे? वहां की जो डच की जो थी, ठीक है, गवर्नमेंट थी, राजा का जो शासन चलता था, उसने किसको दिया था बच्चे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 21 वर्षों का ट्रेडिंग राइट कि आप 21 वर्षों के लिए भारत में जाइए और व्यापार करिए, बिल्कुल इजाजत है आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम। जब ये लोग यहाँ पर इजाजत मिली तो इनका मेन बिजनेस की यदि हम लोग बात करते हैं, इनका मुख्य व्यापार किसका था? इन लोगों ने मेन बिजनेस किस चीज का किया? बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो इन लोगों का जो मेन बिजनेस था वो था, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये लोग मुख्य व्यापार करते थे, कहां पर करते थे? इंडोनेशिया। ये लोग मुख्य व्यापार इन्होंने अपना जो किया वो किया इंडोनेशिया के साथ, ये आपको याद है। इंडोनेशिया के अंदर इन्होंने एक शहर भी बसाया, जिस शहर को हम लोग उस टाइम पर बोलते थे बटाविया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बटाविया नाम का इन्होंने एक शहर बसाया, ये आपको। इस बटाविया को आजकल का क्या बोला जाता है? जकार्ता, ये आपको याद है। ये बटाविया को आज के जकार्ता के नाम से हम लोग जानते हैं, ये आपको याद है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए। हम लोग यूरोपियन एडवेंट की टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने पोर्चुगीज तक पढ़ चुका था, अब डच हम लोग पढ़ रहे हैं। डच वासी भारत में आए, उन्होंने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना था। ये कंपनी 20 मार्च 1602 को बनी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नेदरलैंड या फिर हॉलैंड में बनी थी, इसका दूसरा नाम है। और इसका तीसरे नाम की बात करते हैं, इसका तीसरा नाम है वीओसी, वेरिंडेज ऑस्ट इंडिया कंपनी, भी आप लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट नोट बनाकर हम लोगों ने पॉइंट क्या लिखा है? फर्स्ट डच, प्रथम डच जो किसी विदेशी भूमि पर आए और उन्होंने व्यापार स्थापित किया, वो थे कार्लेनियस हाउटमैन, और ये सुमात्रा में आए थे 1596 के अंदर, ये आपको याद रखना। डच कंपनी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को 21 साल का ट्रेडिंग राइट दिया गया था, वहां की गवर्नमेंट ने आप जाइए और व्यापार करिए, ये आपको याद रखना। इन लोगों का मुख्य बिजनेस उस टाइम पर इंडोनेशिया के साथ होता था, और इन्होंने एक शहर भी बसाया था जिस शहर को बटाविया शहर बोलते थे, और इस बटाविया शहर को आजकल का जकार्ता कहा जाता है, ये आपको याद रखना। यहां तक मैंने डिस्कशन किया, यहां तक क्लियर? तो मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये जो जकार्ता शहर अभी मैंने आपको बताया है, इस जकार्ता शहर की स्थापना हुई थी वर्ष 1613। इन द ईयर 1630 इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ये आपको याद। नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इंडिया की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, भारत की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री, यदि मैं बात करता हूं भारत के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री यदि मैं बात करूं, तो भारत में डचों ने सबसे पहली फैक्ट्री वर्ष 1605 में लगाई थी, ये आपको ये। और कहां पर लगाई थी 1605 में? मसूलीपट्टनम। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, कहां पर इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी? मसूलीपट्टनम में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी, ये आपको याद।
उसके बाद डचों ने अपनी फैक्ट्री को एक्सपेंड किया और 1610 में इन्होंने एक अलग सिमिलर वे में 1616 में फिर से इन्होंने एक और फैक्ट्री लगाई। 1610 में इन लोगों ने फैक्ट्री लगाई। कहां पर फैक्ट्री लगाई बच्चे? पुलिकट में फैक्ट्री लगाई, ये आपको याद। 1616 में इन्होंने फिर फैक्ट्री लगाई और 1616 में इन्होंने फैक्ट्री लगाई सूरत में, ये आपको याद। और इसी सूरत फैक्ट्री से इन लोगों ने सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया, ये आपको याद। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। इन लोगों का मेन बिजनेस किस चीज से था, ये समझिएगा। पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। तो इन लोगों का जो मेन बिजनेस था वो था कॉटन का। कॉटन से ये लोग मेन बिजनेस करते थे। कॉटन के क्लोथ्स इन लोगों के लिए मेन बिजनेस का सेंटर था। नाइट्रिक ऑक्साइड, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड इन लोगों का मेन बिजनेस था, ये आपको याद। और साथ ही साथ इंडिगो, नील की खेती से ये सर्वाधिक प्रॉफिट कमाते थे, ये आपको याद। अब नेक्स्ट पॉइंट, इन लोगों ने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन लोगों ने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई बंगाल के अंदर, ये आपको याद। और बंगाल में किस जगह सबसे पहली फैक्ट्री लगाई इन्होंने? पिपली नाम की जगह पर सबसे पहली फैक्ट्री लगाई, ये आपको याद। पिपली के बाद बंगाल में इन्होंने नेक्स्ट फैक्ट्री कहां पर लगाई? बालासोर नाम की जगह पर इन्होंने अगली फैक्ट्री लगाई, ये आपको याद। ये बालासोर की यदि हम लोग बात करते हैं, ये आज के उड़ीसा में आता है, ये पॉइंट आपको याद। अच्छा, जब डच वासी भारत में आए थे तो ये अपने साथ गिल्डर्स लेकर आए थे। व्हाट दे कम विद देम? तो ये लोग अपने साथ गिल्डर्स लेकर आए थे। 65 लाख रुपीस के गिल्डर्स अपने साथ लेकर आए थे, ये याद। किस लिए लेकर आए थे? बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ये लोग अपने साथ गिल्डर्स लेकर आए थे, 65 लाख रुपए के गिल्डर्स लेकर आए थे व्यापार करने के लिए, ये आपको याद। ये जो डच वासी थे जब ये भारत में आए तो इन्होंने स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉइन्स, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना, स्पेशल गोल्ड कॉइन्स भी इन लोगों ने चलाए भारत में जब ये आए। और उन स्पेशल गोल्ड कॉइन्स की यदि हम लोग बात करते हैं, उन स्पेशल गोल्ड कॉइन्स को पैगोडा कहा जाता था। दीज स्पेशल गोल्ड कॉइन्स आर नोन टू बी एज पैगोडा, ये आपको याद। यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। इन्होंने एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी जकार्ता में 1613 में। इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई, 1610 में पुलिकट में और 1616 में सूरत में इन्होंने लगाई। सूरत की फैक्ट्री से इन लोगों ने सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया। कोई ऐसी फैक्ट्री जिससे इन लोगों ने मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया, वो सूरत की फैक्ट्री थी, ये आपको याद। इन लोगों का जो मुख्य व्यापार बिजनेस था, यदि हम लोग उसकी बात करते हैं तो कॉटन का बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस, नाइट्रिक ऑक्साइड का और इंडिगो का बिजनेस इन लोगों का मेन था। इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री बंगाल में पिपली नाम की जगह पर लगाई और फिर उसके बाद बालासोर नाम की जगह में उड़ीसा में लगाई। ये लोग अपने साथ व्यापार करने के लिए 65 लाख गिल्डर्स लेकर आए थे बिजनेस करने के लिए। इन लोगों ने एक स्पेशल गोल्ड कॉइन्स भी चलाया जिसे पैगोडा गोल्ड कॉइन्स के नाम से जानते थे। यहां तक समझ में कोई समस्या है तो फटाफट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड? यहां तक फटाफट कर, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा और क्या है। इन लोगों ने एक फोर्ट और बनाया, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना। उस फोर्ट की यदि हम लोग बात करते हैं, उस फोर्ट को चिनसुरा फोर्ट के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद। इन लोगों ने एक फोर्ट और बनाया जिसे हम लोग चिनसुरा फोर्ट कहते थे, ये आपको याद। इसे चिनसुरा फोर्ट या फिर इसका एक नाम और इसको हम लोग गुस्तावुल फोर्ट भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग गुस्तावुल फोर्ट भी कहते हैं। ये भी नाम आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं। ये गुस्तावुल फोर्ट या फिर चिनसुरा फोर्ट की यदि हम लोग बात करते हैं, इसकी स्थापना कहां पर की गई थी बच्चे? दिल्ली में की गई थी, ये आपको याद, ठीक है। अच्छा, और पॉइंट समझिए जो मैं आपको बताता हूं। इन लोगों ने जितने भी फोर्ट्स बनवाए, किले बनाए,
उसका ये लोग फोर्टिफिकेशन नहीं करते थे, किलाबंदी नहीं करते थे, ये आपको याद। ये लोग जितना भी फोर्ट बनवाते थे बच्चे, उसका फोर्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करते थे, ये आपको याद है, ठीक है। लेकिन इनकी यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केस हमें देखने के लिए मिले जो कि हमें समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सेप्शनल केस में ये है, हमें यहाँ पर कुछ फोर्ट किले देखने के लिए मिले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिकट फोर्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिकट का किला। इस पुलिकट के किले के अंदर हमें फोर्टिफिकेशन देखने के लिए मिली है, किलाबंदी देखने के लिए मिली है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट और समझिए जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 1641 में इन्होंने फिर से एक फैक्ट्री बनवाई। यदि हम लोग बात करते हैं उस फैक्ट्री की, ये फैक्ट्री कहां पर बनी, मलक्का में इन्होंने बनवाई, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने अपने फैक्ट्री के प्रोग्राम को और एक्सपेंड किया। 1658 में इन्होंने फिर से एक फैक्ट्री बनवाई, सेलोन में एक फैक्ट्री बनाई। सेलोन मतलब श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ, श्रीलंका में इन्होंने फिर से एक फैक्ट्री आपकी एस्टेब्लिश करी, ये आपको याद। तो इन्होंने दो फैक्ट्री फिर बनवाई, एक फैक्ट्री मलक्का में बनवाई और एक फैक्ट्री सिलोन में बनवाई, ये आपको क्लियरली याद रखना है इस पॉइंट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज इन्होंने बनवाई। फॉर एग्जाम्पल पुलिकट की फैक्ट्री इन लोगों ने बनाई, पुलिकट में फैक्ट्री। फॉर एग्जाम्पल विम्बलीपट्टनम, विम्बलीपट्टनम में इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई, आपको याद रखना है। सिमिलर वे में सूरत में इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई, आपको याद रखना है। चिनसुरा में, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चिनसुरा में इन्होंने एक फैक्ट्री बनवाई, ये भी आपको याद रखना है। कासिम बाजार, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कासिम बाजार में इन्होंने एक फैक्ट्री बनवाई, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। पटना में भी इन्होंने एक फैक्ट्री बनवाई, ये भी आपको याद रखना है। करैकल में इन्होंने एक फैक्ट्री बनवाई, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने एक फैक्ट्री और बनाई, कोच्चिन में इन्होंने एक फैक्ट्री बनवाई, यहाँ पर आपको याद रखना है। बालासोर में इन्होंने और फैक्ट्री बनवाई, ये भी आपको याद रखना है। और नागापट्टनम एंड नागापट्टनम में भी इन्होंने फैक्ट्री बनाई, ये भी आपको याद रखना है। ये डिफरेंट फैक्ट्रीज इन्होंने बनवाई अपनी पूरी सीरीज में, ये आपको याद है। यहाँ तक समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल फटाफट कर दीजिए। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। आप ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि हम लोग डचों की बात करते हैं तो डचों ने अपना हेडक्वार्टर क्या था, तो डचों का हेडक्वार्टर की यदि हम लोग बात करते हैं, इनका हेडक्वार्टर था नागापट्टनम। नागापट्टनम इज देयर हेडक्वार्टर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 1663 में इन्होंने कोच्चिन को कैप्चर किया। किसको कैप्चर किया इन्होंने? कोच्चिन को क्या किया? कैप्चर किया। और कोच्चिन को कैप्चर करने के बाद इन्होंने यहां पर भी एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। सिमिलर वे में 1741, सिमिलर वे में 1741 में बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब होता क्या है। 1741 में डच वालों ने क्या किया? 1741 में डच वालों ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप किया, ये याद रखना। इन्होंने एक बैटल लड़ी, जिस बैटल की यदि हम लोग बात करते हैं उस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ कोलाचा, ये आपको याद है। 1741 में इन्होंने एक बैटल लड़ी, जिस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ कोलाचा। इस बैटल ऑफ कोलाचा में क्या हुआ, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझिए, ठीक है बिल्कुल ध्यान। मराठा वर्दन, बिल्कुल ध्यान से रखना, मराठा वर्दन नाम का, बिल्कुल वर्दमा, ठीक है, मराठा वर्दमा नाम का एक व्यक्ति था जो कि त्रवणकोर पर शासन करता था, ये आपको याद रखना। मराठा वर्दमान नाम का एक व्यक्ति था जो कि त्रवणकोर पर शासन करता था। इस मराठा वर्दन नाम के व्यक्ति को, जो कि त्रवणकोर पर शासन करता था, डचों ने बैटल ऑफ कोलाचा के युद्ध में क्या कर दिया? डिफीट कर दिया, इसको हरा दिया। और इसको डिफीट करते ही ये जो त्रवणकोर है, इस त्रवणकोर पर अधिकार स्थापित कर लिया, ये आपको याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे इनकी पावर तो बढ़ी, लेकिन एक स्टेज आ गई थी जब इनकी पावर में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कब? जब अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया, बढ़ाया।
तो उस टाइम पर दो ही रिवाइवल होते थे एक दूसरे के, डच और अंग्रेज। इनके बीच में बहुत फाइट्स वगैरह होती थी, लड़ाई वगैरह होती थी, लेकिन डोमिनेंस किसकी हुई? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों के बीच में, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखें, इंग्लैंड वर्सेस डच, इंग्लैंड वर्सेस डच के बीच में एक बैटल होती है, एक युद्ध होता है, आपको याद है। अगर हम लोग इस बैटल युद्ध की बात करते हैं, ये बैटल युद्ध 1759 में हुआ। इसे कहा जाता है बैटल ऑफ बेदरा। इस बैटल को किस नाम से जाना जाता है? बैटल ऑफ बेदरा के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, ये आपको याद है। और इस बैटल ऑफ बेदरा की बात करते हैं, इस युद्ध में डच वालों की लॉस हुई, हार हुई, ये आपको याद है। और अंग्रेजों की इसमें जीत हुई, विन रखना। और जैसे ही अंग्रेजों की जीत हुई, तो अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है भारत के अंदर, और कहीं ना कहीं डचों का शासन समाप्त हो जाता है भारत के अंदर। तो बैटल ऑफ बेदरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल एंड इट इज अ वेरी डिसाइसिव बैटल, ये आपको याद है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? फटाफट बता दीजिए। अंडरस्टूड यहां तक सभी बच्चों को? कमेंट कर दीजिए। एक मिनट बच्चे वेट करना। Let me wait for a second. नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए। अब हमारे इंडिया में नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, क्लियर?
बच्चे बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, बिल्कुल ध्यान से। अब भारत में आते हैं इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स, जिनको आप लोग बोल सकते हो, और इंग्लैंड वालों का पूरा शासन अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। तो किस प्रकार इंग्लैंड वालों ने यहाँ पर शासन स्थापित किया, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। ब्रिटिशर्स वालों ने शासन स्थापित किया, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 1599 की बात है। इट इज वाज अ बात ऑफ 1599। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, जिसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल, ये आपको याद रखना है। जॉन मिल्टन हॉल एक ब्रिटिशर्स थे, ये आपको याद रखना है। इनकी यदि हम लोग बात करते हैं, ये वाया, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वाया लैंड रूट, ये लैंड रूट के थ्रू इंडिया में एंटर करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं, ये आपको याद। John Milner entered through the land route into the India in the year 1599। ये पॉइंट आपको यहाँ पर रखना है, याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं 1599 की, तो 1599 में कुछ मर्चेंट्स का ग्रुप्स डिसाइड करता है कि हम लोग जाएंगे और भारत में व्यापार करेंगे, और इसको कहा जाता है मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप। इट इज नॉन टू बी एस मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप्स, ये आपको याद। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस ग्रुप इज मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। इस मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप ने कंपनी बनाई, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग बोलते हैं, ये आपको याद। इस मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप्स ने एक कंपनी बनाई, जिस कंपनी को 1599 में बनाई, और इस कंपनी को हम लोग जानते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ये कंपनी आपकी फॉर्म्ड हुई थी 31 दिसंबर, ये कंपनी आपकी फॉर्म्ड हुई थी 31 दिसंबर 1600, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं इस कंपनी का एक्चुअल नेम क्या था, पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन यदि पूछ ले जाए कि इस कंपनी का एक्चुअल नेम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस कंपनी का एक्चुअल नेम था द गवर्नमेंट, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेड, ऑफ ट्रेड इनटू द, ऑफ ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडीज, इनटू द ईस्ट इंडीज। उस कंपनी का नाम क्या था, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडीज। इसी कंपनी को हम लोग जानते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते थे, ये आपको याद। और इस कंपनी को उस टाइम पर क्वीन एलिजाबेथ, बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, उस टाइम पर जो महारानी थी, उस महारानी का नाम था क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। उस महारानी का नाम क्या था, क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। इन्होंने इस कंपनी को 15 इयर्स, 15 वर्षों का ट्रेडिंग राइट दिया था। क्या दिया था बच्चे, 15 वर्षों का ट्रेडिंग राइट दे दिया था कि आप 15 वर्ष तक भारत में जाइए और व्यापार करिए, आपसे कोई आनाकानी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, ये आपको याद। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान। अब समझिए, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ये जो 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप्स थी, इसकी यदि हम लोग बात करते हैं, इसको जॉन कंपनी भी कहा जाता था। इट इज ऑल्सो नॉन टू बी एस जॉन कंपनी भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये लोग जिस शिप से इंडिया में आए थे, उस शिप का नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है बच्चे, इन लोगों ने जिस शिप का इस्तेमाल किया था भारत में आने के लिए, उस शिप का नाम था रेड ड्रैगन, ये आपको याद रखना, मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप वालों ने। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे फटाफट बताइए। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल एक ब्रिटिशर्स था, जो कि लैंड रूट के थ्रू इंडिया में एंटर हुआ था। 1599 में कुछ एडवेंचर्स मर्चेंट के ग्रुप्स, जिनको मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप्स ने एक कंपनी बनाई, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जॉन कंपनी कहते हैं। ये लोग रेड ड्रैगन नाम के शिप से 31 दिसंबर 16 को भारत में आए। इस कंपनी का एक्चुअल नेम था गवर्नमेंट एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडीज।
या फिर इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। इस कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ टेलर ने 15 इयर्स का ट्रेडिंग राइट दिया था, ये आपको याद रखना। यहां तक हम लोगों ने बात की है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना। अब ध्यान से देखिएगा, एक फर्स्ट शिप जिसकी यदि हम लोग बात करते हैं, हेक्टर नाम की शिप, ठीक है बच्चे, बिल्कुल देखना। इस हेक्टर नाम की शिप से कैप्टन विलियम हॉकिंस, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस शिप से कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम का व्यक्ति भारत में आता है, ये आपको याद है। और ये जब भारत में आता है तो भारत के जिस बंदरगाह पर आता है वो है सूरत बंदरगाह, और ये सूरत बंदरगाह पर 1602 में आता है, ये आपको याद है। मतलब कि 24 अगस्त 1602 को ये भारत में आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर शिप के साथ, ये आपको याद है, ठीक है। अब याद रखिएगा, इन लोगों को क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने ट्रेडिंग राइट दिया था। बच्चे कितने साल का ट्रेडिंग राइट दिया था इस कंपनी को? इस कंपनी को ट्रेडिंग राइट दिया था इसने, कंपनी ने कितने सालों का बच्चे, बिल्कुल याद रखना है, 15 सालों का ट्रेडिंग राइट दिया था, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना। अब उस ट्रेडिंग राइट्स को बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। आपके एक नेक्स्ट और रूलर हुए जिनका नाम था जेम्स फर्स्ट, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर रूलर एक और थे जिनका नाम था जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट ने इसे अनलिमिटेड टाइम तक कर दिया। कब तक कर दिया बच्चे? अनलिमिटेड, अन समय काल, मतलब आप लोग भारत में व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं फॉर एन अनलिमिटेड टाइम। ये परमिशन दे दी, किसने दे दी? जेम्स फर्स्ट ने दे दी। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये आपको याद है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, अब ये लोग 1600 में, ठीक है बच्चे, बिल्कुल देखना, इन लोगों ने डायरेक्ट भारत नहीं आए, पहले इन लोगों ने जावा, ठीक है बच्चे, बिल्कुल देखना, उसके बाद सुमात्रा, आपको याद रखना है, उसके बाद मलक्का जिसको मलेशिया बोलते हैं, यहां पर बिजनेस किया 1600 ईस्वी। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं 1604, 1604 की बात करते हैं, 1604 में इन लोगों ने भारत पे बिजनेस ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और 1608 में बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना, एक व्यक्ति जिसका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है बच्चे, बिल्कुल देखना, कैप्टन विलियम हॉकिंस की यदि हम लोग बात करते हैं, सॉरी ये 1606 है बच्चे, सॉरी इसको करेक्ट कर लेना, 1602 नहीं 1606। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1606 में इंडिया में आया था, 24 अगस्त 1606 को इंडिया में आया था, बिल्कुल देखना, 1602 नहीं 1606 कर लेना, सॉरी, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1606 में भारत में आया, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। जैसे ही ये कैप्टन हॉकिंस इंडिया में आता है उस टाइम पर भारत में शासन होता है मुगलों का। ये कैप्टन विलियम हॉकिंस दरबार में जाता है, पैलेस में जाता है, किसके दरबार में जाता है बच्चे? ये जाता है जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के पैलेस में जाता है, दरबार में जाता है, ठीक है। और वहां से परमिशन मांगता है कि हमें व्यापार करने की आप परमिशन दे दीजिए अपने यहाँ पर। लेकिन बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, होता क्या है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में जाता है तो ये पारसी लैंग्वेज का, ईरानी भाषा का इस्तेमाल करता है। और मुगल एम्पायर की लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी, पारसी थी, ईरानी थी, ये आप लोग जानते हो। तो ये पारसी भाषा में बातचीत करता है, बात करता है, किससे बात करता है? कैप्टन विलियम हॉकिंस से बात करता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस इससे बिल्कुल इंप्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल पसंद हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाते हैं। और फ्लैट होते ही बच्चे बिल्कुल देखना, कैप्टन विलियम हॉकिंस को 400 मनसब की जमींदारी प्रदान कर देते हैं। 400 मनसब की जमींदारी की, आप 400 मनसब तक का भारत में व्यापार करिए। और कैप्टन विलियम हॉकिंस को इससे खुश होकर ये इसको एक उपाधि, एक टाइटल और दे देते हैं। यदि मैं उस उपाधि, उस टाइटल की बात करूं तो इनको जो उपाधि, जो टाइटल मिलती है वो उपाधि है इंग्लिश खान। इनको उपाधि किसकी मिलती है बच्चे? इंग्लिश खान की उपाधि मिलती है, ये आपको याद है। ये इंग्लिश खान की उपाधि किसको मिलती है? कैप्टन विलियम हॉकिंस को मिलती है, ये आपको याद रखना। ये इंग्लिश खान की उपाधि किसको मिलती है? कैप्टन विलियम हॉकिंस को मिलती है। और ये कैप्टन खान की उपाधि कैप्टन विलियम हॉकिंस को कौन देते हैं? हु प्रोवाइड दिस उपाधि? तो ये उपाधि जहांगीर देते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस को, इंग्लिश खान की। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो यहाँ तक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ठीक है बच्चे, यहाँ तक सभी होती है। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब होता क्या है, उस टाइम पर पुर्तगाली भी भारत में होते, पुर्तगाली एंड नहीं होता है। पुर्तगाली अब क्या करते हैं, पुर्तगाली, ठीक है बिल्कुल देखना, जैसे पुर्तगाली को पता चलता है कि जहांगीर ने अंग्रेजों को परमिशन दे दी फैक्ट्री लगाने के, तो पुर्तगाली जहांगीर का कान भर देते हैं और उससे जो परमिशन दी होती है वो कैंसिल करवा देते हैं। तो पुर्तगाली कहीं ना कहीं एक प्रकार से रिवेंज होते हैं। ठीक है बच्चे बिल्कुल देखना, तो पुर्तगाली जो परमिशन मिली होती है उस परमिशन को क्या करा देते हैं, कैंसिल करा देते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है बच्चे बिल्कुल देखना, अब होता क्या है, इस असफलता को ध्यान में रखते हैं कैप्टन मिल्टन, ठीक है बच्चे बिल्कुल देखना, कैप्टन मिल्टन, ठीक है बच्चे बिल्कुल देखना, और कैप्टन हॉकिंस, ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हम कहीं ना कहीं पुर्तगालियों से बदला लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक वॉर स्टार्ट हो जाता है, किसके बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना, पुर्तगाली पोर्चुगीज, ठीक है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पोर्चुगीज वर्सेस इंग्लिश, अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना। और ये युद्ध की यदि हम लोग बात करते हैं, ये पूरा का पूरा युद्ध आपके सूरत में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो लीडरशिप करते हैं वो होते हैं कैप्टन मिल्टन। ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कैप्टन मिल्टन, और सिमिलर वे में कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन मिल्टन और कैप्टन हॉकिंस ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और ये अटैक, हमला बोल देते हैं किसके ऊपर, पुर्तगालियों के ऊपर। और इस युद्ध में बच्चे होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, अंग्रेजों की तरफ से एक बहुत नेवल ऑफिसर होते हैं जिसका नाम होता है कैप्टन बेस्ट। ये कैप्टन बेस्ट इतने नवल, इतने कौशल नाविक होते हैं, नेवल ऑफिसर होते हैं कि ये अंग्रेज की, ये पुर्तगालियों की दो जहाज, दो शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और 6 फरवरी 1613, बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 6 फरवरी 1630 की हम लोग बात करते हैं, तो उस युद्ध में 6 फरवरी 1633 में पोर्चुगीज को क्या कर दिया जाता है, डिफीट कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस सब को देखकर जहांगीर बहुत खुश हो जाता है। जहांगीर सोचता है कि यार दे आर वेरी पावरफुल, और जहांगीर जब खुश हो जाता है तो खुश खुशी हो होकर ये इनको सूरत में परमिशन दे देता है कि आप सूरत में फैक्ट्री लगा लीजिए, कोई समस्या हमें नहीं है। तो ये जहांगीर की परमिशन मिल जाती है, और जहांगीर की परमिशन मिलते ही सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री लग जाती है, ये आपको याद रखना, किसकी, अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट फैक्ट्री लग जाती है, ये आपको याद रखना। ठीक है बच्चे, ये जो सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री लगती है, इसको लगाने वाला कौन व्यक्ति होता है, इसको लगाता है बच्चे अंग्रेजों की तरफ से, याद रखिएगा उसका नाम है थॉमस एल्डवर्थ। ठीक है, थॉमस एल्डवर्थ नाम का व्यक्ति लगवाता है, ये आपको याद रखना। थॉमस एल्डवर्थ ने सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री लगवाता है, ये आपको याद रखना। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत तो फटाफट कमेंट कर दो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज बिल्कुल ध्यान से, नेक्स्ट क्या है, सर थॉमस रो। नेक्स्ट क्या है बच्चे, सर थॉमस रो। ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से, सर थॉमस रो के बारे में बात करें। सर थॉमस रो अब अंग्रेजों की तरफ से आते हैं इन द ईयर 1615। ठीक है, 1615 में ये कहां पर आते हैं, जहांगीर के दरबार में आते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आते हैं 1615 में सर थॉमस रो। ठीक है बच्चे ध्यान से देखिए, जब सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं तो ये नूर जहां, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, तो ये क्या करते हैं बच्चे, नूर जहां, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान, नूर जहां के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, नूरजहां के लिए गिफ्ट, तो नूरजहां के लिए जब कोई गिफ्ट लेकर जाएगा, किसी राजा की बेगम के लिए जब कोई गिफ्ट लाएगा, तो राजा तो हैप्पी होगा ही होगा।
तो इससे क्या होता है, जागीर खुश हो जाता है और जागीर परमिशन दे देता है कि चलिए आप लगा लीजिए और फैक्ट्री भी लगा लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और जागीर परमिशन दे देता है फैक्ट्री लगाने के लिए। जागीर कहाँ कहाँ पर परमिशन देता है फैक्ट्री लगाने के लिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या कंसेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से। जागीर परमिशन दे देता है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद के अंदर परमिशन दे देता है फैक्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। जहांगीर परमिशन देता है भरूच में कि भरूच में फैक्ट्री लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं। जहांगीर परमिशन दे देते हैं बड़ोदरा में कि आप बड़ोदरा में फैक्ट्री लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ आगरा में भी फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल जाती है, ये आपको याद रखना। सर थॉमस रो परमिशन को मिल जाती है अहमदाबाद में फैक्ट्री लगाने के लिए, भरूच में फैक्ट्री लगाने के लिए, बड़ौदा में फैक्ट्री लगाने के लिए और आगरा में फैक्ट्री लगाने के लिए। जहांगीर ये परमिशन देता है, ये आपको याद रखना। लेकिन यदि हम लोग अंग्रेजों की बात करते हैं, अंग्रेजों का जो मेन मुख्य हेडक्वार्टर था, ये मुख्य हेडक्वार्टर क्या था बच्चे, सूरत इज मेन हेडक्वार्टर। सूरत से ही ये लोग क्या करते थे, कंट्रोल करते थे सारी की सारी चीजें, ये आपको याद है, ठीक है। अब सिमिलर वे में अंग्रेजों ने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की यदि हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भी फैक्ट्रियां लगानी स्टार्ट करी। साउथ इंडिया में कहां पर, मसूलीपट्टनम, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मसूलीपट्टनम में इन लोगों ने फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल जाती है। मसूलीपट्टनम में कब फैक्ट्री लगती है, 1611 में फैक्ट्री लगती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में लगती है। सिमिलर वे में और फैक्ट्री लगाते हैं ये लोग कहां पर बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखना। एक जगह होती है जिसका नाम है गोलकोंडा। गोलकोंडा यानी कि तेलंगाना, आज के तेलंगाना को आप लोग गोलकोंडा बोल सकते हैं, ये आपको याद। यहाँ के जो रूलर थे उसका नाम था अबुल हसन। यहाँ का जो शासक था उसका नाम था अबुल हसन, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना। अबुल हसन गोलकोंडा का जो राजा होता है, ये कहता है कि मैं अंग्रेजों को, ये कहता है कि मैं आप लोग को फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दूंगा, मुझे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अंग्रेजों को मैं फैक्ट्री लगाने की परमिशन दूंगा अगर अंग्रेज मुझे पर ईयर 500 पैगोडा दे, ठीक है, तो मैं अपना जो बंदरगाह है, सी पोर्ट है, इसको लीज पर देने के लिए तैयार हूं और ये पूरा कंट्रोल आप लोग कर सकते हैं। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। तो अबुल हसन जो कि गोलकोंडा का शासक होता है, तेलंगाना का शासक होता है, ये 500 पैगोडा पर ईयर के हिसाब से रेंट लेता है। 500 पैगोडा पर ईयर के हिसाब से रेंट लेता है, किराया लेता है और रेंट लेकर ये क्या करता है बच्चे, जो बंदरगाह होता है, गोलकोंडा पोर्ट होता है, ये पूरा का पूरा गोलकोंडा पोर्ट, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ये पूरा का पूरा गोलकोंडा पोर्ट लीज पर दे देता है। किसको लीज पर दे देता है, अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को, इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को लीज पर दे देता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कोई समस्या कोई दिक्कत हो यहाँ तक समझ क्लियरली अंडरस्टूड यहाँ तक बच्चे सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बात है 1633 की, बात है 1633। 1633 में बालासोर, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। 1633 में बालासोर, बालासोर मतलब उड़ीसा, तो ये अंग्रेज 1633 में बालासोर यानी कि उड़ीसा को भी जीत लेते हैं, विन ओवर कर लेते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अब अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस डे, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे की बात करते हैं। फ्रांसिस डे चंद्रगिरी, चंद्रगिरी मतलब मद्रास, मद्रास के राजा, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। मद्रास के राजा से पूरा का पूरा मद्रास की जो जमीन है, चंद्रनगर की, चंद्रगिरी की जो जमीन है, उसको उधार लीज पर ले लेता है, ये आपको याद रखना। तो फ्रांसिस डे क्या करता है, लीज पर ले लेता है। किसे लीज पर लेता है बच्चे, चंद्रगिरी, चंद्रगिरी को लीज पर ले लेता है, ये आपको याद रखना। चंद्रगिरी मतलब मद्रास, चंद्रगिरी मतलब बच्चे मद्रास, पूरे के पूरे मद्रास को लीज पर ले लेता है, ठीक है, उधारी पर ले लेता है, लीज पर ले लेता है, ये आपको रखना। और एस्टेब्लिश्ड करता है और स्थापना करता है, एस्टेब्लिशमेंट करता है, किसके एस्टेब्लिशमेंट करता है,
फोर्ट सेंट जॉर्ज किसकी स्थापना करता है बच्चे? फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करता है, ये आपको याद। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करता है ये फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहां पर होती है? मद्रास में होती है, ये आपको क्लियरली याद है। और यदि हम लोग बात करते हैं इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज को कंपनी का क्या बना दिया जाता है? यही बनता है आपका कंपनी का मुख्यालय, कंपनी का हेडक्वार्टर। ठीक है बच्चे, यहीं पर वो डेवलप्ड करता है अपनी आर्मी की, अपनी सेना को डेवलप करता है, पूरा का पूरा कंट्रोल यहीं से होता है, ये आपको याद है। ठीक है, उसी बीच एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझिए क्या होता है, पोर्चुगल। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिए। अगर मैं पोर्चुगल की बात करता हूँ, पुर्तगालियों की बात करता हूँ, पुर्तगाली स्टार्ट करते हैं बातचीत करना, ठीक है, टॉकिंग। पुर्तगाली बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, टॉकिंग करना स्टार्ट करते हैं। किससे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं बच्चे? ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, ये आपको याद है। और जो ब्रिटिशर्स जिससे ये लोग बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, उस ब्रिटिशर्स का नाम होता है कैथरीन ब्रिगेंजा। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। और उस टाइम पर अंग्रेजों का जो राजा होता है, किंग होता है, उसका नाम होता है चार्ल्स सेकंड। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, उसका नाम होता है चार्ल्स सेकंड। अंग्रेजों का राजा होता है चार्ल्स सेकंड, और पुर्तगालियों की रानी होती है जिसका नाम होता है कैथरीन ब्रिगेंजा। द नेम ऑफ हिज दिस क्वीन इज कैथरीन ब्रिगेंजा, ये आपको याद है। क्या नाम होता है? कैथरीन ब्रिगेंजा, उस महारानी का नाम होता है। कैथरीन ब्रिगेंजा और चार्ल्स सेकंड के बीच में मैरिजियल अलायंस सेटअप हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है बच्चे? मैरिशियल अलायंस स्टार्ट हो जाता है, ये आपको मतलब दोनों के बीच में शादी हो जाती है। और उस टाइम पर पुर्तगालियों के कब्जे में बॉम्बे था, आपको याद रखना, ये जो बॉम्बे था ये इन कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में था? दिस बॉम्बे इज इन द कंट्रोल ऑफ पुर्तगाली। और जैसे ही बातचीत होती है, ये डाउरी में, ये जो बॉम्बे होता है डाउरी में मिल जाता है, किसको मिल जाता है? अंग्रेजों के चार्ल्स सेकंड को मिल जाता है, ये आपको याद है। तो इस प्रकार ये मैरिजियल अलायंस स्टार्टअप होते हैं 1661 से लेकर 1662 के बीच में। these marriageal alliance got set up between Charles II and Catherine Briganja, ये आपको याद रखना। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, कोई समस्या कोई दिक्कत हो यहाँ। इज दैट अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट, तो 10 पाउंड एवरी ईयर, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। तो 10 पाउंड एवरी ईयर, 10 पाउंड हर वर्ष, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। 10 पाउंड एवरी ईयर्स ये मिलते हैं एग्रीमेंट के तौर पे, ठीक है। ये एग्रीमेंट के तौर पे ब्रिटिशर्स देने के लिए एग्री हो जाते हैं। किसको देने के लिए एग्री हो जाते हैं? पोर्चुगीज को, पुर्तगालियों को देने के लिए एग्री हो जाते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। और मुंबई पर कंट्रोल स्थापित करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ आर्किटेक्चर, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं मद्रास, ठीक है, इफ वी विल टॉक अबाउट मद्रास, ये आपको याद रखना। मद्रास की आर्किटेक्चर कौन था? द आर्किटेक्चर ऑफ मद्रास इज फ्रांसिस डे। हु इज द आर्किटेक्चर ऑफ मद्रास? फ्रांसिस डे। सिमिलर वे में यदि हम लोग बात करते हैं पौंडीचेरी, सिमिलर वे में हम लोग यदि बात करते हैं पौंडीचेरी कि पौंडीचेरी का आर्किटेक्चर कौन था, तो बिल्कुल याद रखिएगा, फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, फ्रांसिस मार्टिन इज द आर्किटेक्चर ऑफ पौंडीचेरी। सिमिलर वे में यदि हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली का आर्किटेक्चर कौन था, हु इज द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का आर्किटेक्चर है बच्चे एडवर्ड लुटियंस। कौन है? एडवर्ड लुटियंस इज द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली, ये आपको याद है। आप इनको आर्किटेक्चर बोल दीजिए या फिर आप इनको डिजाइनर बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं है, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यही डिजाइनर है, यही आर्किटेक्चर है, ये आपको याद है।
सिमिलर वे में यदि मैं बात करूं मुंबई, सिमिलर वे में यदि मैं बात करूं मुंबई की, मुंबई का डिजाइनर कौन है, आर्किटेक्चर कौन है, तो वो है गार्लॉर्ड। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रहिए, गार्लॉर्ड एंगियर साहब हैं आपके आर्किटेक्चर मुंबई के, जिन्होंने मुंबई की डिजाइनिंग करी है, आपको ये। और गार्लॉर्ड एंगियर ही आपके क्या बनते हैं, बिकम द गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, और यही आपके बॉम्बे के गवर्नर भी बनते हैं बाद में, आपको ये याद रखना। ठीक है बच्चे, क्लियरली मेंशन आपको याद रखना। अब और पॉइंट समझिएगा जो मैं आपको बात करने वाला हूं। इसी गार्लियर और एंगियर साहब के, इन्होंने कोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है बच्चे, कोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट पूरा का पूरा इसकी स्टैब्लिशमेंट करी मुंबई के अंदर, ये आपको याद रखना। अब इन्होंने और क्या किया बच्चे, भारत के अंदर, भारत में, तो इन्होंने मिंटिंग प्रेस, ठीक है बच्चे बिल्कुल याद रखिएगा, मिंटिंग यूनिट, बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, जहां पर कॉपर और सिल्वर, मिंटिंग यूनिट बनवाई जहां पर कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स की क्या होती थी, मिंटिंग होती थी, ये आपको याद है। इन्होंने मिंटिंग यूनिट बनाई जहां पर कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स की क्या होती थी, मिंटिंग होती थी, ये आपको याद है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझना। नेक्स्ट, सिमिलर वे में उस टाइम पर यह कहा जाता है, जो बॉम्बे की पॉपुलेशन थी वो ऑन एन अप्रोक्सीमेट 60,000 पॉपुलेशन थी, और ये 3 टाइम्स थी, 3 गुना थी किसकी, मुंगेर की पॉपुलेशन से, ये आपको याद रखना। ये मुंगेर मतलब कोलकाता वाला मुंगेर, ये आपको याद रखना। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, कोई समस्या कोई दिक्कत हो, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यहां तक अंडरस्टूड सभी बच्चों को?
स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट समझिए, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो पॉइंट समझिए, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए। उसके बाद आपके आते हैं शाहजहां, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। अब शाहजहां क्या करते हैं, शाहजहां की पुत्री होती है जहां अरा, रोशन अरा, जहां अरा, रोशन अरा और गौहर अरा, ठीक है, ये आपको याद है। शाहजहां की तीन पुत्री होती है, जहां अरा, रोशन अरा और गौहर अरा। बात होती है एक बार की, ये जो आपकी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से लिखेगा, इनकी पुत्री बीमार हो जाती है, जहां अरा और रोशन अरा। तो उस टाइम पर अंग्रेजों की तरफ से एक फिजिशियन होते हैं, याद रखेगा, यदि मैं उस फिजिशियन साहब की बात करूं, उनका नाम है गैब्रियल बफर, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से लिखेगा, उनका नाम है गैब्रियल बफर, ये आपको याद रखना। ये गैब्रियल बफर ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, ये आपको याद रखना। किसका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, जहां अरा और रोशन अरा का, और जहां अरा और रोशन अरा बिल्कुल ठीक हो जाती है। इससे देखकर शाहजहां बिल्कुल खुश हो जाते हैं, और शाहजहां क्या करते हैं बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखना, और परमिशन ग्रांट कर देते हैं अंग्रेजों को कि आप फैक्ट्री वगैरह लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी बीच बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, पोर्चुगीज, ठीक है, शाहजहां पुर्तगाली और इंग्लैंड ने कुछ चर्च बनाया हुआ होता है, ये आपको याद। पुर्तगाली और अंग्रेजों ने कुछ चर्च बनाया होता है, उस चर्च को डैमेज कर देते हैं, ये आपको याद रखना। परमिशन भी देते हैं, और ये भी आपको याद रखना। और यहाँ पर जो परमिशन देते हैं वो टैक्स फ्री परमिशन कह देते हैं कि आप लोग बिल्कुल व्यापार कर सकते हो, विदाउट एनी टैक्स आप लोग व्यापार कर सकते हो, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। ये सब चीजें आपको यहाँ तक याद रखनी। यहाँ तक समझने में कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड सभी को? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो चलिए बच्चे, आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आगे क्लास हम लोग कल करेंगे, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अनअकैडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन कोर्स लेने के लिए अपने रेफरल कोड बीकेपी लाइव यूज करेगा, और हिट द बेल आइकन, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और थम्स अप जरूर करेगा। सेशन आपको अच्छा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जय हिंद एंड जय भारत। हैव अ